राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है कौन से मामलात से ये तवज्जो हटाने की कोशिश है या फिर ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं, और फिर जिस तरह से इस मामले को पॉलिटिसाइज भी किया जा रहा है, ये बड़ा अफसोसनाक है। पीटीआई ये कह रही है कि जी ये हुकूमती साजिश है प्रेशराइज करने की जजेस को, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बहुत से पहलू नजम साकिब साहब ने बयान किए, एक पहलू मैं बयान कर देता हूँ जी। वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस उसको कह सकते हैं आप। 6 जजेस का ख़त आता है, एक हाइप क्रिएट होती है, उदम मच जाता है एकदम से, और बड़े ऊपर नीचे मीटिंग्स होती हैं, चीफ जस्टिस साहब भी मीटिंग करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलते हैं, फिर एक बनता है सिंगल जज रिटायर्ड जिलानी साहब का कमीशन बनता है फिर वहाँ से बात रिवर्स होती है, रिवर्स होकर तो सो मोटो का फैसला आ जाता है। उसके बाद ये ख़त आना शुरू होते हैं। तो बाकी पहलू अपनी जगह पे होंगे यकीनन। मुझे ये लग रहा है कि जो एक जजेस के अंदर अनरेस्ट था या एक गुस्सा था या कोई रिजर्वेशंस थी, ये उस पे जल्दी पे तेल का काम करने की कोशिश की गई है ताकि वो और भड़क जाएं। सुप्रीम कोर्ट के हों, भले वो जज खत लिखने वाले हों, बड़े दूसरी अदालतों के हों, उनको ये भेज के, अदरवाइज़ तो मेरा ख्याल है कोई डराने धमकाने की जो बात थी, वो ख़त तो यही था कि हमें डराया धमकाया जा रहा है। अब मज़ीद डराने धमकाने से उसे क्या फ़र्क पड़ जाना है उसको ख़त लिख के। वो तो शिकायत लगा चुके हैं, ठीक है, या कोई और लगाना चाह रहा है, उसको रोकने की बुनियादी तौर पे कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे एक बड़ा हज़रत दाग दहलवी का बड़ा शेर याद आ रहा है, उनकी मशहूर गज़ल गुलाम अली साहब ने गाई है, तुम्हारे ख़त में नया एक सलाम किसका था। वो इससे रेलेवेंट नहीं है। उनका एक और शेर बहुत रेलेवेंट है, लगता 125 साल पहले उनको पता था कि इस किस्म की ख़त व किताबत शायद उस वक्त भी हुई हो। तो उन्होंने कहा था, ख़त में लिखे हुए रंजिश के कलाम आते हैं, ख़त में लिखे हुए रंजिश के कलाम आते हैं, किस क़यामत के ये नामे मेरे नाम आते हैं। तो ये किस क़यामत के जो नामे आ रहे हैं, उसका यकीनन कोई ऐसी वजह है। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि हज़रत दाग को 125 साल पहले ही पता चल गया था कि इस किस्म के वाक़यात हुए हैं या होने हैं। तो वो जी एग्जैक्टली ये जो क़यामत के नामे हैं, इनकी मुझे ये लगता है कि जल्दी पे ये तेल डालने का काम हो रहा है। कहा यह जा रहा है, जो हमारे एनालिस्ट हैं बहुत से, वो कह रहे हैं कि जी ये अदलिया एक ऐसी नहज पे पहुंच गई थी कि अब वो पुश बैक कर रही है। तो वो पुश बैक करके क्या कर लेगी? पुश बैक करके क्या कोई रियासत का निज़ाम तब्दील कर लेगी या कोई नई कोई रवायत कायम कर लेगी? यूनाइटेड तो हो मेरा ख्याल है कि ये यूनिटी तो आ सकती है ना, जिस तरह की हमने देखा था कुछ अरसे से कुछ डिविजन्स चल रही थी बीच में, तो चलें इसी बात पे मुत्तहद हो जाएं। यूनिटी कोई जी यूनिटी को इनकलाब लाने के लिए तो नहीं होगी, मैं यही कह रहा हूँ। अच्छा। कोई इनकलाब नहीं लाना, कोई आपने तोप तलवार नहीं निकाल ली यूनिटी करके, कोई लश्कर तो नहीं बनाना ना आपने। बुनियादी मसला एक इशू आया है सामने, मैंने पहले भी कहा था, ये इशू विद इन इंस्टीट्यूशन घर के अंदर हल होने वाला था, जिसको पब्लिक किया गया, और उसके ऊपर अब बहुत सा, मैंने उस वक्त टर्म यूज़ की, शरारती बच्चे खेल रहे हैं, फिर उसमें कोई ख़त लिख के खेल रहा है, कोई उस पर कुछ करके खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अभी हुकूमत ने उस पर तहकीकात का दे दिया, ख़तों के ऊपर सारा जो सिलसिला है। मसला ये हुआ है हमारे साथ कि तारीख़ के स्टूडेंट के तौर पे पेपर जब देते थे तो उसमें हम लिखते थे जो ज़वाल के तारीख़ी असबाब और फौरी असबाब। तारीख़ी असबाब होते थे जो 100-150 साल से गलतियाँ होती हैं उसके, और फौरी असबाब होते हैं जो इमीडिएटली कुछ चीज़ें जो हो जाती हैं, आप उन गलतियों से सीखते नहीं सारा। तो मुझे लग रहा है हमने 2-3 साल में ना, मुग़लों ने 500 साल में जो तारीख़ी असबाब थे, हमने 200-300 साल में तारीख़ी और फौरी असबाब सारे इकट्ठे कर लिए। हम गलती पे गलती किए जा रहे हैं। अब ये इसको इशू इतना बड़ा आउट ऑफ प्रोपोर्शन ये ब्लो हो चुका है, ठीक है। और उसके ऊपर आज बार कौंसिल का, पाकिस्तान बार कौंसिल का हुआ है इजलास, उन्होंने कुछ अच्छी बातें भी की हैं, वो साकिब बशीर आपको तफसील शायद दे दे। जी जी, मुझे उनकी एक बात पे सिर्फ बात करनी है। उन्होंने कहा कि जी ये जजों के दरमियान ना रिफ्ट पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। अच्छा भाई, बार कौंसल साहब, आप तो ढोल बजाया करते थे उस वक्त, जस्टिस जब बंदयाल थे चीफ जस्टिस, उस वक्त आप पूरी ग्रुपिंग का हिस्सा थे, आप ग्रुपिंग बनाने में शामिल थे, और उस वक्त आप ग्लोरीफाई करते थे उन जजेस को जिनकी सपोर्ट आप करते थे। हम ख्याल बेंचेस की टर्मिनोलॉजीज तक आपने इंट्रोड्यूस करवाई। तो आज आपको जज में रिफ्ट याद आ गई है, उस वक्त भी याद आनी चाहिए, तो अच्छी बात है अगर आपको याद आ गई है। तो मसला ये कि इसको वो कहते हैं जूद पेशेबा का पेशेबा होना, ये बार काउंसिल को अब ये जो सूझ रही है, ये अगर पहले सूझती तो ये मामला बहुत से टाइमली कंट्रोल हो जाते हैं। ये शिकायत भी कर रहे थे ना कि जब मैं आया था, मैंने बातें बताई थी, मैंने बताया था कि मुझ पर प्रेशर है, तब कोई जज मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ, और आज सबको याद आ रहा है।
जी एग्जैक्टली हर कोई अपनी पॉलिटिकल कन्वीनियंस, यही बात कर रहा हूँ, हर कोई अपनी पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए इशू को यूज़ करता है, उसके बाद भूल जाता है। जब पता चलता है जब उनके अपने मुंह पे आके लगती है। अब ये ख़त ही देख ले, ख़त काजी फायज़ साहब कितने ख़त लिखा करते थे अपने चीफ जस्टिस को, अब उनको ख़त आने शुरू हुए हैं। चीफ जस्टिस पेशावर का आ गया अब ख़त उसको, जो उन्होंने कहा जी प्रमोशन का इशू है, वो एक बड़ा सेंसिटिव इशू, पे किसी वक्त हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन एक बुनियादी बात मैं कर दूं कि जिस तरह सीनियरिटी प्रिंसिपल तय किया गया था चीफ जस्टिस के लिए, इसी तरह मेरा ख्याल है ये भी तय हो जाना चाहिए कि जब कोई वैकेंसी क्रिएट होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर, वो कितने दिनों में फिल होनी चाहिए। ये इंतजार नहीं करना चाहिए मेरा फेवरेट जज जब होगा उस पोजीशन पे तो फिर मैं इजलास बुलाऊंगा और भर्ती करूंगा। इस किस्म के एतराज़ात फिर नहीं होंगे जैसे आप हो रहे हैं। जी बिल्कुल जी, मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए हर इदारे में ही। राव खालिद साहब, क्या लगता है आपको, क्या मकासद हैं इस वक्त अपोजिशन के इस एहतजाज के पीछे, और हुकूमत के लिए कितना टफ टाइम आने वाला है? देखिए, हुकूमत का तो टफ टाइम रहता ही है, वो अपने आप को बड़े मज़े में समझ रहे होते हैं, लेकिन हमेशा ही होता है, उनका पता भी नहीं चलता कब आते हैं कब चले जाते हैं। मुल्क के लिए मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, वो ज़्यादा कंसर्न की बात है। और जिस किस्म की सूरत हाल में हम हैं, माशी तो ख़ास तौर पे हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं जो हमारी माशी सूरत हाल है, और अब तो जो सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से भी बड़े सीरियस कंसर्न्स आ रहे हैं, तो वो उसमें यकीनन इसका नुकसान होगा। तो ये अपोजिशन की तहरीक अगर ज़ोर पकड़ रही है तो उसकी वजूहात भी हमें जाननी चाहिए क्यों पकड़ रही है। हम ये देख रहे हैं कि पिछले 2-2.5 साल से एक जमात निशाना है, उसके जिस तरह से भी हुआ उसको, उसके लोग छोड़ के चले गए पहले कुछ, उसके बाद उसको इलेक्शन में जिस तरह से डाउन साइज किया गया, बल्ले का निशान ले लिया गया, सारा कुछ उसके साथ जो होता रहा, तो उसके पास ऑप्शन जो नज़र आई उनको वो इलेक्शन थे 8 फरवरी के, जो उन्होंने कहा कि हम बेहतर परफॉर्म करेंगे तो हम अपनी रिवाइवल कर सकते हैं और अच्छे तरीके से हम वापस आ सकते हैं। एक पुरअमन पीसफुल तरीका था उसका, और उसमें वो अपने तय कामयाब हुए। लेकिन 9 फरवरी के रिजल्ट्स ने उनकी उस कामयाबी को भी किसी हद तक नाकामी में बदल दिया। लेकिन उसके नकूश बहुत गहरे सोसाइटी के अंदर वो छोड़ गई है सारा वो इवेंट जो था। अच्छा, अब भी लग ये रहा है कि उनको ये लगता है कि हुकूमत या रियासत की तरफ से उनको कोई रिलीफ मिलने का इम्कान एज सच नहीं है। हमने देखा हाल ही में सेनेट के इलेक्शन थे, केपी में नहीं हुए, मखसूस सीटों का हम देख लें उस तरह से, तो दिन ब दिन जो चीज़ें हो रही हैं उससे लग ये रहा है कि वो उनकी मायूसी फिर बढ़नी शुरू हो गई है। वो समझ रहे हैं कि कोई हल जो एक नॉर्मल वे है, लीगल वे है, या जमहूरी तरीका है, या कानूनी एहतजाज जो है, ये रोज़ पुरअमन रैली निकाल के शायद वो उससे वो अपना मकसद हासिल नहीं कर सकते, या जो वो उनका किरदार है वो भरपूर तरीके से जो अदा करना चाहते हैं पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर, वो उनको रोका जा रहा है उससे हर सतह के ऊपर। तो मेरा ख्याल है इसके नतीजे में एक ऑब्वियस ही बात है कि वो फिर तहरीक की बात करेंगे। शायद अभी थ्रेट हो, ये सीरियस ना हो, लेकिन कम से कम वो कन्वे करना चाह रहे हैं कि जी अगर मामला ठीक नहीं होते तो फिर हमारे पास ऑप्शन यही रह जाती है कि हम एक तहरीक चलाएं। और ईद के बाद उन्होंने अपनी तैयारियां और अलायंस बनाना शुरू कर दिया, तैयारियां उन्होंने करनी शुरू कर दी हैं।